हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे स्टाइकियोमेट्री की। तो पहले समझते हैं स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, तो स्टाइकियोमेट्री जो वर्ड है, इसी में इसका मतलब छुपा हुआ है। तो इस वर्ड को एक बार थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्टाइकियोमेट्री का मतलब क्या है। तो ये वर्ड स्टाइकियोमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है, एक स्टोइकियो, एक दूसरा मेट्री। ये जो वर्ड आया, ये आया मीटर से। और मीटर का क्या मतलब होता है, तो कहीं पे भी आप मीटर देखते हो, कैसा भी मीटर, बैरोमीटर है ना, स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रिक मीटर, कैसा भी मीटर रहने दो। तो मीटर का काम होता है किसी चीज को मेजर करना। मीटर क्या करता है, किसी चीज को मेजर करता है। जैसे बैरोमीटर किसको मेजर करेगा, प्रेशर को मेजर करेगा, है ना। ऐसे स्पीडोमीटर किसको मेजर करेगा, स्पीड को मेजर करेगा। इलेक्ट्रिक मीटर किसको मेजर करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। सही है। ऐसे जो भी नाम, इलेक्ट्रिक मीटर मतलब आपकी कितनी यूनिट्स यूज हो रही है उसको मेजर करता है ना। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, वोल्ट मीटर, अमीटर, कहीं पे भी मीटर दिखे तो उसका मतलब वो किसी चीज को मेजर कर रहा है। तो मैट्री में अपन किसी चीज को मेजर करेंगे, तो मैट्री वर्ड है, इसका मतलब है हम मेजर करने वाले हैं किसी भी चीज को। किस चीज को मेजर करेंगे, तो स्टोइकियो ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है अमाउंट। तो हम अमाउंट को मेजर करेंगे, लेकिन किसके अमाउंट को मेजर करेंगे, स्टोइकियोमेट्री मतलब हम मेजर करेंगे, किसको मेजर करेंगे, अमाउंट को। किसके अमाउंट को, तो केमिस्ट्री के अंदर अपने पास होते हैं केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में दो चीजें होती है, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट, है ना। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट रहेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट। मैं बस ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन रहने तो उसमें रिएक्टेंट्स रहेंगे और क्या रहेंगे, प्रोडक्ट्स। और हमें स्टोइकियोमेट्री के अंदर इन्हीं के अमाउंट को मेजर करना रहेगा। कैसे मेजर करना रहेगा, तो कोई भी रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो हमें मेजर करना रहेगा कि भाई कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। क्वेश्चन में बोला जाएगा आपके पास इतना रिएक्टेंट है, बताओ इससे कितना प्रोडक्ट बनेगा। या ऐसे पूछेगा इतना प्रोडक्ट बनाना है, बताइए कितना रिएक्टेंट आपको लगेगा। तो ऐसे कहीं पे भी पूछे हाउ मच, हाउ मेनी, कितना, कभी भी बात आए कितने की, कि कितना अमाउंट, है ना, वो कभी भी कितने की बात करेगा, मतलब क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है। कोई केमिकल रिएक्शन दे और पूछे कितना, ये सब कितने मोल, कितना वेट, ये सब बात कर रहा होगा, तो अमाउंट के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, वहां पे आपको स्टोइकियोमेट्री यूज करनी है। तो स्टोइकियोमेट्री में क्या करने वाले हैं वो आपको क्लियर होगा। स्टोइकियोमेट्री में हम क्या करने वाले हैं, हम अमाउंट मेजर करने वाले हैं, रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्री को कैसे करना है, देखो स्टोइकियोमेट्री की मस्त बात बताता हूं। स्टोइकियोमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं है, स्टोइकियोमेट्री में कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। और वो कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको आ गया तो ऐसा नहीं कि बार बार आपको याद करना पड़ेगा। एक बार वो कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो जिंदगी भर याद रहता है, वो कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन करने के लिए बहुत बेसिक चीज का यूज हम करते हैं, जो आप 8 9 10th में जिसका यूज करते हैं, जिसको बोलते थे यूनिटरी मेथड, उसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान सी चीज है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ गए, उसको बार बार रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है, एक बार आपको आ गया तो जिंदगी भर के लिए आ गया, ऐसा होता है स्टोइकियोमेट्री। तो इसको समझेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री को समझना है तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को समझना पड़ेगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन से हम कुछ बनाते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन एक तरीके से ऐसे हो गए, कोई हम डिश बना रहे हैं, खाने की चीज बना रहे हैं, है ना। और केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी केमिकल इक्वेशन होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, क्लास 10th में पढ़ा था। कोई केमिकल रिएक्शन है, उसको शॉर्टकट तरीके से दर्शाना, मतलब रिप्रेजेंट करना, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं क्या होता है। तो मान लो मैं सैंडविच बना रहा हूं, मैं क्या बना रहा हूं, सैंडविच। तो सैंडविच बनाने के लिए, है ना, कुछ भी हम डिश बनाते हैं तो उसकी एक रेसिपी होती है। तो सैंडविच बनाने की भी अपनी एक रेसिपी है। तो रेसिपी क्या है समझना। मुझे एक सैंडविच बनाना है तो मुझे लगने वाले हैं भाई एक ब्रेड, चीज सैंडविच बना रहा हूं, एक ब्रेड, उसके साथ एक चीज की स्लाइस, प्लस एक और ब्रेड, और ये बन गया आपका चीज सैंडविच। सिंपल सा सैंडविच बनाया अपन ने। ठीक है, ये अपना सैंडविच बन गया। ठीक है, ये हम सैंडविच बना रहे हैं। अब इसी चीज को, सैंडविच बनाने को हम शॉर्टकट से रिप्रेजेंट करेंगे। शॉर्टकट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम बोलेंगे भाई सैंडविच बनाने के लिए 2 ब्रेड चाहिए और एक चीज के स्लाइसेस, और उससे बन जाता है सैंडविच। केमिकल रिएक्शन के दौरान भी ऐसा ही होता है। केमिकल रिएक्शन
कुछ ऐसी होती है, केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो ये अपनी केमिकल रिएक्शन और ये उसकी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो कुछ भी हम जब बनाते हैं उसकी एक रेसिपी रहती है ना, ये रेसिपी है, और ये रेसिपी को दिखाने का तरीका है। अब जब भी हम कोई चीज बनाएंगे, तो कोई भी चीज बनाएंगे तो उसमें एक रेशो रहती है। मतलब आपको सैंडविच बनाना तो वो रेशो कितनी है, चीज और ब्रेड की 1:2। 2 ब्रेड चाहिए, एक आपको चीज की स्लाइस, तो 2:1 है। अगर आप एक सैंडविच बनाओ, 50 बनाओ या 1,00,000 बनाओ, इसी रेशो में आपको चीजें चाहिए रहेंगी। क्लियर है? ऐसे जब आप खाना बनाते हो, कोई भी रेसिपी बनाते हो, उसमें जो चीजें डलती हैं वो उसी रेशो में डलनी चाहिए, नहीं तो कुछ और ही बन जाएगा। केमिकल रिएक्शन के दौरान भी सेम है। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन में हम कुछ बनाते हैं और बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसकी रेसिपी होती है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको अमोनिया बनाना है। क्या बनाना है? अमोनिया। तो इसकी रेसिपी क्या है? ये बनेगा N2 से प्लस H2 से, है ना। ये हमारा अमोनिया बन रहा है, ये उसकी रेसिपी है। अब इसकी रेशो है। तो जब हम खाने की चीजें बनाते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट करके हमें पता लगता है कि भाई इसके अंदर ये इतना इतना डलेगा। केमिकल रिएक्शन के दौरान कितनी चीज कितने में डालने, वो रेशो अगर हमें पता करनी है तो वो आसानी से आ जाते हैं। अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको बैलेंस कर दो तो रेशो अपने आप आ जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 और 2 बैलेंस करना आपको आता ही होगा। ये जो आगे के जो नंबर है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। यहाँ पे 1 को दिखाते नहीं है। ये जो आगे किसी भी केमिकल इक्वेशन के आगे जो ये नंबर रहते हैं, इनको बोला जाता है स्टोइक्यो मैट्रिक कोफिशिएंट। समझ रहा है? तो कभी भी आपको स्टोइक्योमेट्रिक क्वेश्चन करने हैं, कभी भी स्टोइक्योमेट्रिक कोई भी क्वेश्चन है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है ये चीज, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपका जो भी क्वेश्चन रहने दो, आपको सबसे पहले ये चीज चाहिए रहेगी, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओ। ये आपकी मेन चीज है स्टोइक्योमेट्रिक क्वेश्चन करने के लिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो स्टोइक्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करना है तो अपने दिमाग में पहली चीज रखना कि भाई सबसे पहले मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, उसके बाद कुछ होने वाला है। पहला स्टेप आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेके आने, या तो क्वेश्चन में देगा, नहीं देगा तो आपको खुद लिखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते स्टोइक्योमेट्री के क्वेश्चनों में। तो स्टोइक्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट, पहला स्टेप। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल गई, आगे आगे अब क्या करना है? आगे चीजें आसान है। अब मान लो वो आपको बोलेगा कि भाई आपके पास 20 मोल नाइट्रोजन है, 20 मोल इसके हैं, बताइए इसके कितने बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, तो अपन को है ना, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, ये बहुत सारी चीजें हमें बताती है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें छुपी हुई है, सारी चीजें हमें यहां से निकालनी है। और एक बार वो आपको निकालने आ गया, बस क्वेश्चन खत्म। फिर आप स्टोइक्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कर सकते। देखो स्टोइक्योमेट्री क्वेश्चन को करने के लिए पहली चीज है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरी चीज बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, और तीसरी चीज उसको यूज करना है। अब हम कुछ इंफॉर्मेशन को निकालेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से, वो आ गया तो सब कुछ आ गया। तो वो ही सबसे मेन कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम इंफॉर्मेशन को कैसे निकालें, कैसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो कैसी इंफॉर्मेशन मिलती है, चलो देखते हैं। तो देखो मैंने आपको बोला था ये अमोनिया बनाने की रेसिपी है, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है आपको अमोनिया बनाने की रेसिपी दे रहा है। ठीक है, और इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हमें इससे ये पता लग रहा है कि अगर अगर हम एक मॉलिक्यूल लें नाइट्रोजन का, तो उसके लिए कितने मॉलिक्यूल्स लगेंगे, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स, और अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2। ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। रेशो के बारे में पता लग रहा है कि कितनी कितनी रेशो में डालना है। अगर आपको एक मॉलिक्यूल है आपके पास N2 का, तो आपको कितने मॉलिक्यूल लगने वाले हैं, हाइड्रोजन के 3। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो हम बोल सकते हैं एक मॉलिक्यूल N2 का रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल H2 से, और इसके कितने बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल। ये इंफॉर्मेशन मैंने निकाली इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। समझ रहे हो, दिख रहा है? यस। तो इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मुझे क्या पता लग रहा है कि एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और कितने मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल। रेशो कैसे आएगी, बैलेंस करने से। अब कोई भी जब हम रिएक्शन कराएंगे
एक दो मॉलिक्यूल से कौन रिएक्शन कराएगा? एक दो मॉलिक्यूल तो हमें दिखते भी नहीं है ना? एक दो मॉलिक्यूल से कभी रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन होती है अरबों खरबों मॉलिक्यूल के साथ। थोड़ा सा भी केमिकल लिया तो उसमें अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो हम एक दो मॉलिक्यूल्स में बात नहीं करते, हम उससे बड़ी चीज में बात करते हैं, मोल्स में बात करते हैं। तो ये ऐसे है, अगर एक मॉलिक्यूल्स लिया, ये छोटी यूनिट, हम बड़ी यूनिट में बात करेंगे, समझ रहे हो? तो बड़ी यूनिट्स में हम बात करेंगे। जैसे आप अगर छोटे बच्चे हो तो आप 1-2 रुपए में बात करते हो, लेकिन अगर आप बहुत अमीर बन जाओगे तो आप करोड़ों में बात करोगे। तो कुछ सीन ऐसा ही है। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स में बात नहीं करेंगे, हम बड़े नंबर्स में बात करेंगे, हम मोल्स में बात करेंगे, मोल्स में। तो अगर मैं 1 मोल नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स लूंगा, 1 मोल, तो रेशियो तो वही रखनी है। जब आप रेसिपी बनाओगे, एक आदमी के लिए खाना बनाओ या 1000 लोगों के लिए बनाओ, तो आपको तो रेसिपी में वही रखना, वही रेशियो रखनी है। इसी तरीके से अमोनिया बनाना तो रेशियो तो वही रहेगी। तो अगर आपके पास 1 मोल N2 है तो आपको ये कितने मोल्स लगने वाले हैं H2? 3 मोल। और ये कितने बनेंगे? 2 मोल्स बनेंगे। समझ में आ रही है बात? 1 मोल से कितने मोल्स? 3 मोल्स यूज होंगे। और इसके कितने बनेंगे? सॉरी, 1 मोल के साथ 3 मोल H2 के यूज होंगे और 2 मोल अमोनिया हमें मिलेगा। ये रेशो हमें पता लग रही है कहां से? इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। इतनी बात आ रही है सर? अब ये हमने इंफॉर्मेशन निकाली यहां से, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है PV इजकल टू NRT। यहां देखना, PV इजकल टू NRT। अगर अपना टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है, तो वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। सही है। अगर मोल्स ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा। ये फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए लगता है, गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपके पास मोल ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा। समझ में आ रही है बात? अब यहां पे अगर ये 1 मोल यूज हो रहा है और ये 3 मोल यूज हो रहा है, ये 1 मोल यूज हो रहा है, 3 मोल यूज हो रहा है, तो इनकी वॉल्यूम की रेशो भी सेम रहेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर वॉल्यूम में बात करें, वॉल्यूम की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर सेम टेम्परेचर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जितनी रेशो है वही वॉल्यूम की भी रेशो रहेगी। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल समझा। N1 है 1 मोल, N2 है 3 मोल। सही है। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? इसकी वॉल्यूम होगी कुछ कितनी, तो हम X मान लेते हैं। X कैसे माना? तो अपन को पता है PV इज इक्वल टू NRT, तो V इज इक्वल टू NRT अपॉन P। तो हमने क्या माना कि N को 1 पकड़ा, RT अपॉन P को क्या मान लिया? X मान लिया। ठीक है। यहां पे V2 निकालते हैं। मोल कितने? 3, RT अपॉन P X, क्योंकि मैं टेम्परेचर प्रेशर को क्या मान रहा हूं? कांस्टेंट। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितनी हो गई? 3x। अगर मैं इन दोनों की रेशो लूं तो N1 और N2 की रेशो कितनी? 1:3। और V1 अपॉन V2 की रेशो कितनी? ये भी 1:3। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं भाई, जिस रेशो में आप मोल को लेके चल रहे हो उसी रेशो में वॉल्यूम भी अपने आप होती है, सेम रेशो होती है वॉल्यूम की भी। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भाई अगर ये आपने 1 लीटर लिया, 1 लीटर लिया, ये 1 ml भी हो सकता है ना। आप ये मत समझना कि 1 मोल की वॉल्यूम 1 लीटर होती है, ऐसा नहीं होता। मैं ऐसा मान रहा हूं कि अगर ये 1 लीटर है तो ये कितना लेना पड़ेगा मुझे? ये 3 लीटर लेना पड़ेगा, 3 गुना। और वो कितना बनेगा? 2 लीटर। मोल की रिस्पेक्ट, जो मोल की रेशो है वही वॉल्यूम की रेशो है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ml भी लिख सकते हो, और इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 ml। कहने का मतलब ये है भाई कि जो रेशो मोल की है वही वॉल्यूम की रेशो रहेगी। आप अगर इसको x लीटर लिखोगे तो इसको कितना लिखना पड़ेगा? 3x लीटर। और ये कितना बनेगा? ये 2x लीटर बनेगा। समझ रहे हो? जो मोल की रेशो है वही किसकी रेशो रहती है? वॉल्यूम की। वो उसी रेशो में चलेंगे, 1:3:2। क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद एक चीज से बचना, बस एक चीज से, एक ही चीज है जो जिससे आपको बचना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से समझना। आप मॉलिक्यूल में ये रेशो लिख सकते हो, मोल में लिख सकते हो, वॉल्यूम में लिख सकते हो, लेकिन मास में कभी ऐसा नहीं लिख देना। ऐसा मत कर देना 1 किलोग्राम 3 किलोग्राम के साथ रिएक्ट करता है
और 2 किलोग्राम अमोनिया बनता है। ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्यों गलत है? 3 और 1 4, रिएक्टेंट का वेट कितना? 4 किलो, प्रोडक्ट कितना? 2 किलो। 2 किलो कहाँ गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो फेल हो गया। हम तो बोलते हैं मास को ना तो हम बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यहाँ तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये गलत हो जाता है। हम ऐसे कभी नहीं लिख सकते, मास में ऐसे रेशो कभी नहीं लिखोगे आप, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इससे आप 3 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कौन सी? मॉलिक्यूल्स की, मोल्स की और वॉल्यूम की। जो रेशो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की होती है वही मॉलिक्यूल की रेशो रहेगी, उसी रेशो में मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, उसी रेशो में मोल्स रहते हैं और उसी रेशो में वॉल्यूम रहती है, गैस की वॉल्यूम। ठीक है, तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसको आप लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप जिंदगी भर याद रखो। तो हम ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे मोल्स वॉल्यूम एंड molecules are in same ratio as stoichiometric कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें कहां से मिलेगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। इसलिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, क्योंकि मोल किस रेशो में कंबाइन करेंगे वो हमें कहां से पता लगेगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता लगेगा, एज स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और बड़ा बड़ा लिख देना, बट मास रेशो is never same as stoichiometric कोफिशिएंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूल जाना, ये मत करना कभी भी। क्या नहीं करना, ये ध्यान रखना। अब इस चीज को यूज करके बता तो बड़ा आसान है। देखो यूज करते हैं, आसान है बिल्कुल। मान लो एक रिएक्शन दिया आपको N2 प्लस H2, ये एक छोटी सी रिएक्शन है, इससे पूरी स्टोइकियोमेट्री को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बड़ी मजेदार रिएक्शन है। हैबर प्रोसेस बोलते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, अमोनिया बनाने की जो रिएक्शन होती है इसको हैबर प्रोसेस बोला जाता है। तो किसी ने बोला मुझे कि भाई मुझे है ना 20 मोल अमोनिया चाहिए, 20 मोल अमोनिया बनाना है मुझे। उसने मुझसे पूछा 20 मोल अमोनिया बनाना है तो N2 कितना लगेगा, मुझे ये बता दे। 20 मोल अमोनिया बनाना है, N2 कितना लगेगा? तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए रहेगी? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो मैंने आपको पहले ही दे दी। अब यहां से अगला काम क्या रहेगा? अपन को इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं करनी है, मॉलिक्यूल्स की भी निकाल के रख दी, मोल की भी निकाल के रख दी, वॉल्यूम भी निकाल के रख दी, नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है 20 मोल अमोनिया बनाना है, तो मोल के बारे में बात हो रही है और आपसे N2 के मोल पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? 1 मिनट दो बस। तो कैसे जाएंगे? तो सबसे पहले मोल की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो मोल हमें पता लगेंगे। तो 1 मोल N2 का अगर होता तो इसके कितने मोल्स यूज होते? 3 मोल्स। और इसके कितने बनते? 2 मोल्स। सही है। हमारे पास 1 मोल और 3 मोल नहीं है, ये तो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है यहां से कि अगर 1 मोल होता तो 3 मोल रिएक्ट करते। ये 1 मोल है नहीं अपने पास, ये इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। समझ में आ रही है बात? हमसे पूछा जा रहा है कि अमोनिया हमसे पूछा जा रहा है कि 20 मोल हमें अमोनिया बनाना है, तो उसके लिए कितना N2 लगेगा। तो इंफॉर्मेशन यहां पे है सारी, इसका यूज करके वो आंसर देना। आसान है, बहुत आसान है, डायरेक्ट कर सकते हो। फिर मैं तरीका ही बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करेंगे। 2 मोल अगर आपको अमोनिया बनाना है तो आपको N2 कितने लगने वाले हैं? 1 मोल। 2 मोल बनाने के लिए 1 मोल लगता है, आधा लगता है। 20 मोल बनाने के लिए कितना लगेगा N2? 10 मोल। समझ रहे हो? कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन रहता है उसमें 2 ही चीजें रहती है, एक चीज के बारे में आपको देता है, दूसरे के बारे में पूछता है। हमेशा ऐसे ही रहता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप पहले निशान लगा लो, इसके बारे में हमें दे रहा है और इसके बारे में हमें पूछा जा रहा है, तो इन दोनों को अपन को पकड़ना है और इनकी मदद से हमें आगे क्वेश्चन करना है। तो कैसे करना है समझना, तरीका बता रहा हूं।
तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 2 मोल्स NH3, 2 मोल्स NH3 बनाने के लिए रिक्वायर, ये पूरा तरीका बता रहा हूं, रिक्वायर कितने मोल, 1 मोल 1 मोल N2, सही है। 20 मोल मुझे अमोनिया रिक्वायर्ड है, उसके लिए कितने मोल्स लगेंगे तो मुझे नहीं पता, x मोल लगेंगे। तो मैं x रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, बचपन में करते थे, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो x विल बी 20/2, मतलब 10 मोल्स। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है। एक और क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, ठीक है। N2 प्लस H2, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस यही है, यही अपन को समझना है। किसी ने बोला कि मेरे पास है ना 20 मोल N2 है, आप ये बताओ मुझे 20 मोल N2 के साथ H2 कितना रिएक्ट करेगा। H2 के मोल कितने चाहिए रहेंगे, 20 मोल अगर N2 है तो H2 के मोल्स आपको बताने हैं कि 20 मोल N2 के साथ कितने H2 के मोल रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो मोल के बारे में बात हो रही है, मोल की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो मोल्स यहां पे लिखेंगे, तो मैं बोलूंगा 1 मोल के साथ कितने रिएक्ट करते हैं, 3 मोल, और इसके कितने, 2 मोल। हमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें किसी एक के बारे में दिया जाएगा, किसी दूसरे के बारे में पूछेगा, हमें इसके बारे में दिया जा रहा है, नहीं इसके बारे में पूछा जा रहा है, और ये दिया जा रहा है, तो इन दोनों को पकड़ेंगे बस हम। ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे हमें पता है कि 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट करते, तो 1 मोल के लिए कितने रिक्वायर्ड रहते हैं, 3 मोल। 20 मोल के लिए कितने रिक्वायर्ड रहेंगे, 3 गुना 60 मोल। ऐसे करेंगे तो 1 मोल N2 रिएक्ट 3 मोल H2 से, ठीक है। 20 मोल N2 कितने से रिएक्ट करेंगे, x करके क्रॉस मल्टीप्लाई, x विल बी 20 × 3, मतलब 60 मोल H2 से रिएक्ट करेंगे। आसान, सिंपल। चलें आगे चलें, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। सबसे ज्यादा फॉर्मूला ये यूज होता है। मोल से अगर वेट में जाना चाहते हो, वेट से मोल में आने चाहते हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। वेट से अगर मोल में जाना चाहते हो, मोल से आप वेट में आना चाहते हो, ये फॉर्मूला यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है। मोल के एक और फॉर्मूला है, मोल निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। जितनी भी चीजें, पार्टिकल, मॉलिक्यूल, जो भी दिया जाए उसको एन से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तीसरा फॉर्मूला है, बहुत कम यूज होता है, वॉल्यूम इन लीटर और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये फॉर्मूला है, ये लिमिटेड यूज का है, लिमिटेड, हर जगह यूज नहीं होता, ये बहुत कम जगह पे यूज होता है। मतलब इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, सबसे पहली लिमिटेशन है गैस के लिए लगाना है, ये नहीं कहीं पे भी पेल दो, सिर्फ गैस के लिए। और दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि भाई ये सिर्फ एसटीपी पे लगता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जब कंडीशन दी जाएगी तभी ये फॉर्मूला लगाना है, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं लगा सकते। तो ये 3 फॉर्मूले हैं मोल के, इसका आप यूज करोगे स्टोइकियोमेट्री में सबसे ज्यादा, इन 3 फॉर्मूले का। आगे चले, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, उसको करते हैं। N2 प्लस H2 gives 2NH3। किसी ने मुझे बोला कि मेरे पास है ना 280 किलोग्राम N2 है, बताइए NH3 कितना बनेगा, कितने किलोग्राम बनेगा, NH3 कितना फॉर्म होगा। ठीक है, कैसे जाओ, NH3 बताना है किलोग्राम में, और N2 दिया है वो भी किलोग्राम में दिया है। तो पहली चीज कि भाई अपन ऐसे तो लिख नहीं सकते 1 किलोग्राम 3 किलोग्राम के साथ रिएक्ट करेगा और 2 किलोग्राम बनेगा, ये तो सरासर गलत है, ये तो कभी हम लिख ही नहीं सकते, ऐसे तो कभी नहीं लिखना हमें। ठीक है, तो कैसे करें, तो इसके 2 तरीके हैं करने के, एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है। तो पहले लॉन्ग कट को समझते हैं, फिर शॉर्टकट पे आएंगे हम। लॉन्ग कट क्या है कि भाई अपन को वेट से तो इंफॉर्मेशन, वेट से तो हम कर नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं,
मोल्स, इसके मोल्स, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस चीज को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और मोल्स में इक्वेशन का यूज करके फिर उसको करेंगे। तो मोल्स कैसे निकाले, तो मोल्स ऑफ N2 गिवन मास कितना 280 किलोग्राम, ग्राम में यूज करना होता है 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय इसका मास 28 होता है 10। तो N2 के मोल्स आ गए 10 की पावर 4 मोल्स। सही है, दिख रहा है। तो मेरे पास N2 के मोल्स है और अब मैं N2 के मोल की मदद से NH3 के मोल निकाल सकता हूं। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो अपन मोल की इंफॉर्मेशन तो आंख बंद करके निकाल सकते हैं। तो अपन लिखेंगे 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है भाई 3 मोल से, ठीक है। इसके कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे। अपन को एक के बारे में दिया जा रहा है, दूसरे के बारे में पूछा जा रहा है। चेक करो कौन सा दिया जा रहा है और किसके बारे में पूछा जा रहा है। अपन को इसके बारे में पूछा जा रहा है और इसके बारे में दिया जा रहा है, इन दो चीजों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि NH3 के कितना बनेगा, NH3 कितना वेट बनेगा। तो अपन को पता है N2 280 किलोग्राम है, तो उसके कितने मोल्स है, मतलब 10 की पावर 4 मोल्स है। तो उससे कितने मोल्स बनेंगे, डबल बन रहे हैं। एक अगर 1 मोल लोगे तो इसके डबल बनेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कर दो, समझ जाओगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म, जो फॉर्म होंगे कितने होंगे, जितने N2 के मोल हैं। N2 के कितने मोल्स थे भाई, 10 की पावर 4, इसका 2 गुना, क्योंकि भाई 1 मोल से कितने बनते हैं, 2 मोल। इतने मोल से कितने बनेंगे, उसके 2 टाइम्स। अगर 2 मोल लेता 4 मोल बनते, 10 की पावर 4 मोल लिए तो उसके 2 गुना बनने वाले हैं अमोनिया के मोल। क्लियर है, मोल्स आ गए अमोनिया के। लेकिन अपन से मोल नहीं पूछ रहा है, ये वेट पूछ रहा है। मोल से वेट में कैसे जाए, अपने पास फॉर्मूला है ना। तो फॉर्मूला क्या है, तो मोल्स आ गए। अब मोल से फॉर्मूले वेट पे जाने के लिए मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ NH3 अपॉन मोलर मास ऑफ NH3। मोलर मास अपन को पता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, 17। तो ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें निकालना है वेट ऑफ NH3। कैसे निकाले, तो वेट ऑफ NH3 इज इक्वल टू मोल्स, कितने मोल्स बोलो, 2 इंटू 10 की पावर 4, और मोलर मास कितना, मोलर मास है इसका 17, तो 17 दूनी 34, 34 इंटू 10 की पावर 4 ग्राम, मतलब ये आ गया 340 किलोग्राम। ये ऐसे क्वेश्चन हुआ, ये बड़ा है क्वेश्चन, ये तरीका बड़ा है क्वेश्चन करने का। क्यों बड़ा है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है हमें। क्या मेहनत करनी पड़ रही है, पहले वेट को मोल में करो, फिर वहां से मोल से दूसरे के मोल निकालो, दूसरे के मोल आए फिर उसको दोबारा वेट में कन्वर्ट करो। लंबा है तरीका, छोटा तरीका देखते हैं। समझ में आ रही है, ऐसे कर सकते हो, गलत नहीं है, आंसर आ गया अपना। लेकिन ये तरीका बड़ा है, छोटा तरीका हम अपनाएंगे। तो छोटा तरीका कैसे अपनाए, तो इसी क्वेश्चन को करते हैं दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका देखते हैं, N2 प्लस H2 3 मोल्स 2 NH3 2 मोल्स ऑफ NH3। हमसे बोला गया था 280 किलोग्राम अपने पास N2 है, बता दो NH3 कितने किलोग्राम बनेगा, ये क्वेश्चन था। देखो वेट में बात हो रही है, वेट में बात हो रही है, वेट में हमें दिया जा रहा है, वेट में पूछा जा रहा है। तो वेट को डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि जो रेशो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट की होती है वो वेट की नहीं होती। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है जिससे हम वेट की इंफॉर्मेशन भी यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखना। जैसे मोल में हम लिखे कि 1 मोल इसका रिएक्ट करेगा 3 मोल के साथ, सही है बात। और इसके कितने मोल्स बनेंगे, 2 मोल्स बनेंगे। क्लियर है। अब हम ऐसे तो नहीं लिखते 1 किलोग्राम 3 किलोग्राम के साथ रिएक्ट करेगा 2 किलोग्राम ये बनेगा, वो गलत होता है। लेकिन दूसरे तरीके से मास की इंफॉर्मेशन निकालेंगे, वेट की इंफॉर्मेशन निकालेंगे। कैसे, मुझे 1 मोल मेरे पास अगर N2 है उसका कितना वजन होता है ये तो मुझे पता है। N2 के 1 मोल का वजन होता है 28 ग्राम। 3 मोल H2 का वजन कितना होगा, एक H2 का वजन होता है 2 ग्राम 1 मोल का। 3 मोल का कितना होगा 6 ग्राम। 2 मोल NH3 का कितना होगा, 1 मोल का होता है 17 ग्राम। 2 मोल का कितना होगा 34 ग्राम। हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। 28 और 34 34, रिएक्टेंट में भी 34, यहां पे भी 34, ठीक है। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आप देखो जो रेशो आ रही है
वो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं है, वो अलग है। तो ये इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, अगर मास में बात हो रही है तो ऐसे इंफॉर्मेशन आप निकालोगे, वेट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब क्वेश्चन को करते कैसे करेंगे, सेम लॉजिक। क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन तो मिल गई, अब उसको यूज करना है, उसको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे दो चीजें हैं अपने पास। कौन सी दो चीजें? इसके बारे में हमें दिया जा रहा है और इसके बारे में पूछा जा रहा है। इन दोनों को पकड़ लो बस। हमें क्या पता है, अगर मैं 28 ग्राम अगर मैं N2 लूंगा, 28 ग्राम N2 गिव्स 34 ग्राम NH3। सही है बात? 28 ग्राम से 34 ग्राम मिल रहा है। अब देखते 280 किलोग्राम से N2 अगर हम लेते हैं, वो कितना अमोनिया देगा। इसको x मान लेते हैं। आंसर जो आएगा वो किलोग्राम में ही आएगा, क्योंकि अगर ये किलोग्राम में लोगे तो ये भी किलोग्राम में आने वाला है, x किलोग्राम। x को फाइंड आउट कर लो। x कैसे आएगा, तो x विल बी 34 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 28, 10, ये आ गया 340 किलोग्राम। डायरेक्ट हो गया, आंसर आ गया। इसमें हमें कुछ मोल वोल्ट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, शॉर्टकट तरीका है। समझ में आया? चेक करते हैं आपको कितना समझ आया। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको, ये ओलंपियाड में पूछा गया था NSEC के, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि भाई आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जब उसको अपन हीट करते हैं, क्लास 10th में पढ़ा होगा, जब इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और ये CO2 बनाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर अपने पास 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो आप ये बताओ CO2 कितना फॉर्म होगा, मास बताना इसका, कितना मास CO2 का फॉर्म होगा, ये बताना था। 25 ग्राम अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कर दोगे? वेट में चल रहा है सब कुछ, वेट में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वेट में हमसे पूछ रहा है, तो वेट वाली इंफॉर्मेशन निकालेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से निकलती है वेट की इंफॉर्मेशन। कैसे निकलती है, निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अपने पास, यस है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। अब यहां से इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो मोल की नहीं, मास की इंफॉर्मेशन निकालनी है। हम 1 किलोग्राम एक के साथ रिएक्ट करता है ऐसे तो नहीं लिख सकते, दूसरे तरीके से। तो 1 मोल है इसका, 1 मोल का वजन निकालते हैं। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, इसका 12 चौक 16 3 48, 48 और 12 60, 60 40 100 ग्राम। 1 मोल का वजन होता है 100 ग्राम। इसका वजन करोगे 40 प्लस 16 56 ग्राम, इसका वजन 44 ग्राम। सही है। तो अपन को किन दो के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, हमें इसके बारे में दिया जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में दिया जा रहा है, और CO2 के बारे में पूछा जा रहा है। इन दोनों को पकड़ते हैं बस, ठीक है, इन दोनों को पकड़ा। तो हम बोलेंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 44 ग्राम CO2। सही है। 25 ग्राम कितना देगा, मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, अगर आप थोड़े से भी इंटेलिजेंट हो, थोड़े से भी क्विक हो, तो डायरेक्ट कर दोगे यार। 100 ग्राम से 44 ग्राम मिल रहा है, इसका 1/4 लेंगे तो वो भी 1/4 मिलेगा, 11 ग्राम। नहीं तो आप फिर फॉर्मूला अप्लाई करना, x ग्राम, यूनिटरी मेथड से जाना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x विल बी 44 इंटू 25 अपॉन 100, 25 चौके 100, 4 11, ये आ गया 11 ग्राम। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व। ये था स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री के कुछ क्वेश्चन आप लगाना, मैं आपको ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक सीट आपको देता हूं, तो वहां से आप क्वेश्चनों को ट्राई करना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।